हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एमसीक्यू लेकर आया हूं। अगर आप सभी में से जितने लोग भी प्रयोगशाला सहायक या फिर प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को इसका सिलेबस तो पता ही होगा। सिलेबस अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि बिना साइंस के आप इन दोनों एग्ज़ाम्स को निकाल ही नहीं सकते, क्रैक ही नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और साइंस में भी क्लास 10th तक के जो साइंस हम पढ़ते आ रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 11th-12th के जो साइंस होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के अगर आप प्रयोगशाला परिचारक या फिर प्रयोगशाला सहायक या प्रयोगशाला तकनीशियन का अगर पेपर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगेगा, क्योंकि वहाँ पर हम सब जनरली 10th तक के जो साइंस होते हैं उसको पढ़े होते हैं, 11th-12th को नहीं पढ़े होते हैं, जो कि हमारे लिए हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है 11th-12th से ही प्रश्न बनाया जाएगा, सिलेबस में डायरेक्टली ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपका प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें मैं साइंस के प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं भौतिकी का एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो कि उसमें दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके ऊपर मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस आपके लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है। तो इस 15 क्वेश्चन को आप एज अ टेस्ट दीजिएगा और चेक करिएगा कि आपका 15 में से कितना सही हो रहा है, और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही होता है। चलिए लेट ना करते हुए अपने इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सा ओजोन परत के संदर्भ में असत्य है, ठीक है। इसमें 4 विकल्प में से आपको असत्य को पहचान करना है। पहला विकल्प है यह पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। दूसरा विकल्प है यह पराबैंगनी विकिरण को ऊष्मीय विकिरण के रूप में परिवर्तित करता है। तीसरा है यह पृथ्वी के पृष्ठ से 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और चौथा है इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा भरा जाता है, ठीक है। ये 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा भरा जाता है, ये कथन हमारा असत्य होगा, ठीक है। एक्चुअली में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC शॉर्ट में कहते हैं, ये ओजोन परत के क्षय पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, ठीक है। बहुत अधिक जो क्षय करने का काम करता है ओजोन परत को, वो CFC ही होता है। और बाकी जो पहला विकल्प है यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य के किरणों से जितने भी तरह के विकिरण होते हैं उसमें पराबैंगनी विकिरण जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर करता है। इससे स्किन कैंसर की भी संभावना होती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद जो पराबैंगनी विकिरण है उसको ऊष्मीय विकिरण के रूप में आपको कह लीजिए कि परिवर्तित करके भेजता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो ऊष्मीय विकिरण है उसको ही पृथ्वी तक भेजता है। और ये जो ओजोन लेयर है 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल असत्य था। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, आप सभी को पता ही होगा। और ओजोन को डिप्लेट करने के लिए, क्षय करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गैसेस हैं जो उसको क्षय पहुंचाता है, जिसमें एक मीथेन होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और CFC तो हमने बता ही दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं, ठीक है। कैसे उत्पन्न होती है? विराम पर स्थित आवेश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है त्वरित आवेश द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है दोलित्र आवेश द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग एक्चुअली में 2 तरह के तरंगों से मिलकर बना होता है, 2 तरह के विकिरणों की आवश्यकता होती है। इसमें आपको समझ सकते हैं विद्युत और चुंबकीय दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों तरह के आवेशों के संपर्क की वजह से ही ये तरंग जो है उत्पन्न होता है। और इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उचित आंसर होगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए जो त्वरित आवेश होते हैं, एक्सेलरेटेड जो चार्ज होते हैं उसके द्वारा भी होता है, और जो दोलित्र आवेश होते हैं, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण
धुंध और कोहरे में देखने के लिए प्रयुक्त होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब ठंडी के दिनों में धुंध और कोहरा बरसते रहता है तो उस समय साफ जब नहीं दिखाई देता है कोई चीज़, कोई डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो उसको देखने के लिए किस तरह के विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवश्यकता होती है? रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर द्रव्य तरंग? क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त तरंगे जो होती हैं वो धुंध और कोहरे में देखने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है। ठीक है, अब जब इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो उसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। एक चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, अगर किसी तरंग का अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन जो है, स्कैटरिंग जो है, बहुत कम होता है। अब प्रकीर्णन कम होने की वजह से ये जो तरंगे होती हैं अधिक दूरी तक तय कर सकती हैं, जिसकी वजह से दूर पर रखी हुई वस्तु भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसीलिए जो अवरक्त तरंगे होते हैं इनका प्रयोग धुंध और कोहरे में भी देखने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प माइक्रोवेव ओवन के बारे में सही है? ठीक है, आपने माइक्रोवेव ओवन जो होता है आपने देखा ही होगा कि उसी से संबंधित 4 विकल्प है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला विकल्प है ए कि माइक्रोवेव ओवन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा अनुनाद पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है जल के अणुओं के घूर्णन की आवृत्ति 3 गीगाहर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर सी है हमें माइक्रोवेव ओवन में धातु के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि चलित वैद्युत आवेशों से झटका लग सकता है। इसका राइट आंसर जो है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन से संबंधित ये सभी के सभी विकल्प सही है। कि माइक्रोवेव जो है वो कार्य कैसे करता है, तो इस पे जो उत्पन्न ऊर्जा होता है अनुनाद पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब उसमें जो जल के अणु है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और वहीं से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी है जल के जो अणु हैं, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं, तो जब उनमें घूर्णन की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है 3 गीगाहर्ट्ज का होता है। ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी है हमें माइक्रोवेव ओवन में धातु के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो वैद्युत आवेश जो होता है उसमें उसकी वजह से झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यून होता है या फिर सबसे कम होता है? इसको आपको याद रखना है, कई बार से ऐसा पूछा जाता है और अरेंज करने के लिए भी इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो ये चारों में से कौन सा राइट आंसर है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? गामा किरणों का, एक्स किरणों का, अवरक्त तरंगों का या फिर रेडियो तरंगों का? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो गामा किरणें होती है इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, इनका 1 नैनोमीटर से भी इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होता है गामा किरणों का। अगर सबसे अधिक किसका होता है तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक रेडियो तरंग जो होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछते जाता हूँ। बताइए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका खोज किसने किया था? ठीक है, एक वन लाइनर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसकी खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के द्वारा ईएम तरंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे की तीव्रता में किए गए योगदान का अनुपात क्या होता है? मतलब मैंने शुरू में ही बताया था पहले क्वेश्चन में ही कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उन दोनों के योगदान से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो इन दोनों का कितना कितना योगदान रहता है, कितना इनका इम्पोर्टेंस रहता है, कह लीजिए कि दोनों का क्या योगदान होता है? C:1, C²1, 1:1 या फिर 2:1। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों का बराबर योगदान होता है। मतलब जब बराबर योगदान होगा तो उनकी जो योगदान का रेशियो कितना होगा? 1:1 होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
सातवां प्रश्न जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से समझिएगा। प्रश्न क्या है कि भारत में मोबाइल फ़ोन के लिए विशिष्ट अवशोषण दर SAR की सीमा क्या है? ठीक है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट SAR शॉर्ट में कहते हैं, इसकी सीमा क्या है? 1.2 वाट पर किलोग्राम, 1.4 वाट पर किलोग्राम, 1.6 वाट पर किलोग्राम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? ठीक है, SAR का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो रेडियो आवृत्ति के संपर्क में आने पर ये मानव शरीर जो है प्रति इकाई द्रव्यमान में जो ऊर्जा को अवशोषित करता है उसी को दर्शाता है SAR। ठीक है, और भारत में इसकी जो सीमा है वो 1.6 वाट पर किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो SAR है इसका इकाई क्या है, मतलब इसे किस में मापा जाता है? तो वाट पर किलोग्राम, इस यूनिट से जो मापा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर है 1.6 वाट पर किलोग्राम। ठीक है, SAR जो है जैसे कि सेलुलर जो उपकरण होते हैं, लाइक जैसे MRI स्कैन होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, MRI स्कैन हो गया, इसके लिए अवशोषण का एक समान मापन भी होता है। ठीक है, MRI में जो स्कैन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी इसका मेज़र के लिए इसका यूज़ किया जाता है SAR का। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये आपको ज़रूर याद रखना है इस वन लाइनर को कि 1.6 वाट पर किलोग्राम यहाँ पर आवश्यकता होती है SAR की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल वायु में प्रकाश की चाल के समान होती है। दूसरा विकल्प है ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक उदाहरण है। तीसरा विकल्प है विद्युत चुंबकीय तरंगों को जावक्रीय आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। और चौथा विकल्प है विद्युत क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बीच संबंध E0 = B0C है। अब इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए पहला विकल्प जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल वायु में प्रकाश की चाल के समान होते, इसको आप सही लेंगे। ठीक है, अगर वायु बोल दे या निर्वात बोल दे, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं सबकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर ही उनकी चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा जो है कि ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है, ये वाला कथन ही असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ध्वनि तरंग एक चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह ध्वनि तरंग एक तरह का यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, क्या मैकेनिकल वेव होता है। ध्वनि तरंगे जो होती है क्या होती है? एक मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। इसमें भी अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी असत्य था। सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का ज्यावक्रीय आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र उनके बीच में रिलेशन ये होता है E0 = B0C। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की निर्वात में गति अधिकतम होती है? ठीक है, एक्स किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, गामा किरणों की, या फिर सभी की गति एक समान होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आसान है और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ क्या रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, और यहाँ पे एक्स किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और मैं पहले भी बता चुका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो गति होती है एक समान होती है। ठीक है, निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति कैसी होती है? एक समान होती है, सभी प्रकाश की चाल से ही चलती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि सभी की गति समान है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है विद्युत चुंबकीय तरंग अध्यारोपण के सिद्धांत का अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत सदिश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण प्रकाशिक प्रभाव का कारण है। ऑप्शन नंबर सी है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए गतिमान आवेश उत्तरदायी होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है चारों में से विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये विशेषता नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए किसी गतिमान आवेश की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई गतिमान आवेश की वजह से ही विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये उनकी विशेषता नहीं है। 11वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म एक्स किरणों के स्थिति में संभव है। ठीक है, ध्रुवीकरण, विवर्तन, व्यतिकरण या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि कौन सा एक्स किरणों के साथ किया जा सकता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो एक्स किरणें हैं उनका ध्रुवीकरण भी किया जा सकता है, विवर्तन भी किया जा सकता है और व्यतिकरण भी किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान रहता है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो मैं शुरू में बताया कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उन सभी की गति, वेग एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वेग जो है हमेशा एक समान रहता है, सभी प्रकाश की चाल से गति करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंगों में अंतर करती है। ठीक है, हमने पहले देखा कि जो ध्वनि तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ऐसी कौन सी घटना है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में और ध्वनि तरंगों में डिफरेंस करती है, ठीक है, अंतर बताती है। विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या फिर ध्रुवण। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवण। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो ईएम तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये देखिए पहली बात तो क्या है कि मैंने बताया था पीछे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पहले कि जो ध्वनि तरंग है एक यांत्रिक तरंग है और साथ ही साथ उसको हमने अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा था। ध्वनि तरंगे क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर ईएम तरंगे जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इनको ध्रुवित किया जा सकता है, इनको पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो ध्वनि जो कि एक अनुप्रस्थ तरंग है इनको ध्रुवित नहीं कर सकते, इनका ध्रुवण नहीं कर सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो ध्रुवण है यही इन दोनों में विशेष रूप से अंतर करता है। ठीक है, मतलब जितनी भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनका ध्रुवण पोलराइजेशन जो है पॉसिबल नहीं है और बाकी जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं उनको ध्रुवित किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रचार की दिशा खाली स्थान के अनुदिश होती है। ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु गुणनफल के अनुदिश। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत क्षेत्र के समानांतर अक्ष। ऑप्शन नंबर सी है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अन्योन्य गुणनफल के अनुदिश, या फिर ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अक्ष के अनुदिश। इसको ये वन लाइनर की तरह याद रखिएगा। आपको याद ये रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, मैंने तो पहले बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही उत्पन्न होती है, दोनों में बराबर का 1:1 का योगदान रहता है। इसके बाद जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। अब जो यहाँ से जो उत्पन्न होती है उनका जो परिणामी होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अन्योन्य गुणनफल के अनुदिश होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रचार की जो दिशा होती है, जो उसका ट्रांसमिशन की जो डायरेक्शन होता है, उनके संचरण की जो दिशा होती है किसके अनुदिश होती है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अन्योन्य गुणनफल के अनुदिश होती है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न, 15वां और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का कि प्रकाश की प्रकृति खाली स्थान होती है, तरंग प्रकृति होती है, कण प्रकृति होती है, पदार्थ प्रकृति होती है या फिर द्विप्राकृतिक होती है, डुअल नेचर। ठीक है, इसको हम डुअल नेचर कहते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है उसकी द्विप्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। मतलब जो प्रकाश है वो डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये दो तरह का कार्य करता है।
ये तरंग सिद्धांत को भी फॉलो करता है, और जो पार्टिकल थ्योरी जो है, कणिका सिद्धांत है, उसको भी फॉलो करता है। दो तरह की प्रकृति को ये फॉलो करता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रकाश की द्विप्रकृति, डुअल नेचर होता है। ठीक है, ये वेव नेचर भी फॉलो करता है और पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो डुअल नेचर में जो तरंग सिद्धांत है, ठीक है, तरंग प्रकृति के रूप में कैसे, आपको ऐसे भी कई बार से प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए प्रकाश की जो प्रकृति है तरंग प्रकृति होती है। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो ये बताता है कि प्रकाश जो है तरंग सिद्धांत को फॉलो करता है। तो इसमें कुछ घटनाओं को आपको याद रखना है, जैसे व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया और एक विवर्तन हो गया। ये तीनों ऐसी घटना है जो ये बताता है कि प्रकाश जो है तरंग सिद्धांत को फॉलो करता है, तरंग की तरह कार्य करता है। वहीं दो ऐसी घटनाएं हैं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। ये दोनों ऐसे प्रभाव हैं जो प्रकाश की कणिका सिद्धांत को सिद्ध करता है, कणिका सिद्धांत को फॉलो करता है। मतलब प्रकाश यहाँ पे तरंग की तरह भी कार्य कर रहा है और कणिका पार्टिकल की तरह भी कार्य करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकाश कैसा, प्रकाश की द्विप्रकृति होती है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि बताइए कि जो प्रकाश की तरंग सिद्धांत की खोज किसने किया था या किसने दिया था, और कणिका सिद्धांत को किसने दिया था। ये दोनों को भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न देखा। अच्छा हाँ, 15वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, द्विप्रकृति। ठीक है, 15 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जो है अच्छा था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी आपसे पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल मैं अभी तक इस वीडियो में नहीं ला रहा हूँ क्योंकि थ्योरी पार्टी बस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।